अरुण नाम का एक गरीब आदमी काम की तलाश में किसी दूसरे गांव की ओर निकल पड़ा था। वो अपने साथ बहुत सारी धन दौलत जो उसने अपनी जमीन जायदाद बेचकर इकट्ठा की थी, अपने साथ लेकर काम की तलाश में निकल पड़ा था। घूमते घूमते वो सुंदरपुर नाम के गांव में आ पहुंचता है। उस गांव में उसका कोई रहने का ठिकाना नहीं था। तभी चलते चलते उसे एक टूटी हुई झोपड़ी दिखाई देती है। अरे, लगता है इस झोपड़ी में कोई नहीं रह रहा। अगर ऐसा है तो मैं इस झोपड़ी में रह लेता हूँ। जब तक मुझे काम नहीं मिलता, मुझे इसी में कुछ दिन निकालने होंगे। अरुण अपने पैसे से भरी पोटली वहाँ नीचे रख देता है और थोड़ी देर वहाँ विश्राम करता है। अरे, अब तो बहुत देर हो गई है। लगता है सच में इस झोपड़ी में कोई नहीं रहता। अरे ये क्या? ये तो कोई पुराना संदूक लग रहा है। पता नहीं किसका होगा। अगर कोई नहीं आया तो इसे बाद में खोल के देख लूंगा। तब से अरुण उस झोपड़ी में ही रहने लगता है। अगले दिन अरुण उस झोपड़ी में सामान रखकर गांव की ओर निकल पड़ता है और ढूंढते ढूंढते साहूकार भानु प्रताप के घर आ पहुंचता है। नमस्ते साहूकार जी, मेरा नाम अरुण है और मैं इस गांव में काम की तलाश में दूसरे गांव से आया हूं। मैंने सुना है कि आप इस गांव के सबसे बड़े साहूकार हैं और आपके यहाँ मुझे काम मिल सकता है। अच्छा, तो तुम दूसरे गांव से आए हो, पर तुम्हारा यहाँ रहने का बंदोबस्त कैसे हो पाएगा? देखो, मेरे पास काम तो बहुत है और नौकर भी बहुत सारे हैं, पर मेरे पास जो जगह है उसमें मुश्किल से 10 से 15 नौकर पहले से रह रहे हैं, तो तुम्हें पहले रहने का बंदोबस्त करना होगा। साहूकार जी, मैं अपने गांव से आते वक्त अपनी सारी जायदाद बेचकर पर्याप्त धन लेकर ही इस गांव में आया हूं। वैसे मैंने रहने का बंदोबस्त कर लिया है। वो जो गांव के बाहर एक पुरानी झोपड़ी है, उसमें मैं रह रहा हूं और कुछ दिनों में थोड़ी सी जमीन लेकर घर भी बनवा लूंगा। अच्छा, तो तुम उस पुरानी झोपड़ी में रह रहे हो? उस झोपड़ी में तो कई साल पहले एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था, पर पता नहीं बाद में वह कहां चला गया। तब से उसका कोई अता पता ही नहीं। पर तुम्हारे पास तो धन है, फिर तुम काम की तलाश में मेरे पास क्यों आए हो? अपना कोई कारोबार क्यों नहीं शुरू कर लेते? नहीं साहूकार जी, मेरे पास सिर्फ 485 सोने की अशर्फियां हैं, जो थोड़ी जमीन खरीदने में और घर बनवाने में खर्च हो जाएंगी। उसके बाद तो मुझे काम करना ही पड़ेगा, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। अच्छा, ऐसी बात है? ठीक है, कल से तुम मेरे खेत में काम कर सकते हो। अरुण के जाने के बाद साहूकार भानु प्रताप मन ही मन हंस रहा था। कोई मूर्ख ही होगा जो अपने साथ लाई दौलत के बारे में ऐसे किसी को बता देगा। मुझे कुछ भी करके इस मूर्ख की सारी अशर्फियां इससे छीन लेनी होंगी। उसी रात साहूकार अपने आदमियों को बुला लेता है। देखो जग्गा और शेरा, गांव में अरुण नाम का एक बकरा आया है जो दूसरे गांव से कुछ दिन पहले हमारे गांव आया है, पर आते वक्त वो अपने साथ बहुत सारी अशर्फियां लाया है। हम उस अरुण पर मेरे घर से पैसे चुराने का झूठा आरोप लगा देंगे और गांव के मुखिया से उसके घर की तलाशी लेने को कहेंगे, और मुझे यह भी पता है कि उसके पास कितनी अशर्फियां हैं। हम कल गांव में अफवाह फैला देंगे कि अरुण एक चोर है और उसका सारा धन छीन लेंगे। वाह सरकार, क्या दिमाग पाया है। सच में आपके बुद्धि का तो कोई जवाब ही नहीं। अगले दिन गांव के चौराहे पर साहूकार, मुखिया और अन्य गांव वालों को बुलाता है। सुनो सुनो गांव वालों और मुखिया जी, कल रात मेरे घर में अरुण नाम के एक व्यक्ति ने डाका डाला है जो इस गांव का बिल्कुल नहीं है। मैंने उसे अपने घर की सारी जानकारी दी और अपने पास काम भी दिया, और उसी रात मेरे घर में घुसकर उसने चोरी की है। पर साहूकार जी, भला दूसरे गांव के व्यक्ति को तुम्हारे तिजोरी में रखी अशर्फियों का पता कैसे चल गया? मुखिया जी, मेरा भोलापन मार खा गया। कल रात वो अरुण मेरे घर पर काम ढूंढने के बहाने आया था। बेचारा अपनी गरीबी की कहानी सुना रहा था और तभी मुझे उस पर दया आई और मैंने अपनी सारी जानकारी दी और उसे अपने पास काम भी दिया, और उसी रात उसने चोरी की है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उसने मेरे घर में घुस के 485 सोने की अशर्फियां चुराई हैं। अगर हम जल्द से जल्द उसके घर जाकर उसकी जांच नहीं करेंगे तो शायद वह सारा धन कहीं और छुपा देगा। अच्छा, तो ये बात है। चलो जल्दी जाते हैं, अभी उसे जाके अच्छा सबक सिखाते हैं। तभी सभी गांव वाले और मुखिया जी उस साहूकार के साथ अरुण के झोपड़ी के बाहर आ जाते हैं। चोर के बच्चे, बाहर आ तू। अरुण घर के बाहर आता है। अरे रुकिए रुकिए, आप लोग इतना चिल्ला क्यों रहे हो? या हम सब तुझे मूर्ख लग रहे हैं? तूने साहूकार के घर चोरी की है। क्या चोरी? और मैंने? नहीं सरकार, मैंने कोई चोरी नहीं की है।
अब इतना नाटक मत कर। मुझे पता है मेरे घर से चोरी तुमने ही की है। मैं दावे के साथ बता सकता हूँ कि तुम्हारे पास 485 सोने की अशर्फियां हैं जो मेरी हैं। क्या साहूकार जी, आपको तो यह बात मैंने ही कल बताई थी कि मेरे पास 485 सोने की अशर्फियां हैं। देखो मुखिया जी, चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। जल्दी से इसके घर की तलाशी लीजिए। गांव वाले अरुण के घर में छानबीन करते हैं तो उन्हें सोने की अशर्फियां एक झोली में रखी मिल जाती है। गांव वाले सारी अशर्फियां गिनने लगते हैं। साहूकार जी, इसमें तो 450 अशर्फियां हैं। देखा ना, चोर पकड़ा गया। मतलब ये सारा धन साहूकार जी का है। अब बहुत हुआ युवक, तुम्हारी चोरी साबित हो गई है। आज रात तक इस गांव से दूर निकल जाओ। ऐसा बोलकर सभी लोग वहां से चले जाते हैं। अरुण बहुत रोने लगता है। रोते रोते उसकी नजर संदूक के ऊपर जाती है। अरे, मैं तो इस संदूक को खोलना भूल ही गया। जैसे ही अरुण उस संदूक को खोलता है, उससे एक रोशनी बाहर आती है और संदूक से गहरी आवाज आने लगती है। मैं इस गांव का पुराना मुखिया धर्मपाल हूँ। कुछ साल पुरानी बात है, जब मैं इस गांव का मुखिया था, तब इसी साहूकार भानु प्रताप ने मुझसे छल करके मेरी कई सारी जमीन अपने नाम करवाई थी और मुझे मारकर इस संदूक में बंद करके नदी में फेंक दिया था। मेरी आत्मा अभी भी उस संदूक में ही बंद थी। अब लगता है वह समय आ गया है। तुम ही हो जो मुझे इस संसार से मुक्त करवा सकते हो। ठीक है, पर तुम्हारी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? शांति मिलने के लिए मुझे उस साहूकार का अंत होते हुए देखना है। उसने मेरे जैसे कई लोगों को ठगा है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कैसी मदद चाहिए आपको? मैं करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें इस जादुई संदूक को अपनी ईमानदारी साबित करवानी होगी। तुम्हें 3 अच्छे कर्म करके अपनी सच्चाई साबित करनी होगी। अरुण दूसरे गांव जाकर लोगों की मदद करता है। वह एक भूखे साधु को खाना खिलाता है, एक प्यासे बुजुर्ग को पानी पिलाता है और एक शिकारी से घायल हिरण को बचाता है। जब वह शाम को झोपड़ी में लौटता है तो संदूक को छूते ही धर्मपाल की आत्मा बाहर आ जाती है। ये तो कमाल हुआ अरुण। लगता है तुमने 3 अच्छे काम किए हैं आज। नहीं, एक और काम बाकी है। तुम्हारी खोई हुई इज्जत और धन उस साहूकार से वापस लेना है। पर हम लोगों को कैसे बताएं कि साहूकार उनको फंसा रहा है? यह तुम कुछ मत करो अरुण। अब जो करना है वो मैं करूंगा। मुखिया का भूत वहां से गायब हो जाता है और साहूकार के कमरे में जाता है। साहूकार अपने कमरे में टहल रहा था। आज तो भारी माल हाथ लग गया है। अब अगली बारी तो उस मुखिया के बच्चे की है। जिस तरह से मैंने उसके बाप को मारा था, उसी तरह से उसका भी खेल खत्म कर दूंगा और इस गांव का अगला मुखिया मैं ही बनूंगा। खेल तो तुम्हारा खत्म होगा साहूकार बाबू। कौन है तू? पहचाना नहीं इस धर्मपाल को? तुझे तो मैंने मार दिया था। तू जिंदा कैसे हो गया? जिंदा नहीं, धर्मपाल का भूत हूँ। डर से कांपते हुए, क्या भूत? मुझे छोड़ दो। तुम जैसा कहोगे मैं वैसे करूंगा। ठीक है, तो तुम अभी के अभी इसी वक्त मुखिया के घर जाओगे और उसे गांव के चौराहे पर सारे गांव वालों के साथ मिलने बोलोगे और मुखिया को सारी बात सच सच बताओगे कि कैसे तुमने अरुण से उसका धन छीन लिया और कैसे तुमने मुझे छल से मारा था।